चलिए आज देखते हैं सेमन एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसे होता है। सबसे पहला क्या है कि इंडिकेशंस क्या है सेमन एनालिसिस के। ये 3-4 मेन इंडिकेशंस है। जैसे मेल इनफर्टिलिटी पहला है। तो इनफर्टिलिटी क्या है, जो WHO का क्राइटेरिया है, अगर हस्बैंड वाइफ 1 साल से नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो उसके बाद भी उनको कंसीव नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, तो उसको इनफर्टिलिटी के अंडर में इनफर्टिलिटी कपल बोलते हैं। इन केस में जो मेल पेशेंट्स होता है, मेल पार्टनर होता है, उसका सेमन एनालिसिस होता है। सेकेंड क्या है, डिटर्मिनेशन द इफेक्टिवनेस ऑफ वैसेक्टॉमी। जो वैसेक्टॉमी होता है, मेल स्टरलाइजेशन एक प्रोसीजर है। जैसे फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके कनेक्ट कर दिया जाता है, वैसी वैसेक्टॉमी में उसको कट करके दोनों एंड को लिगेट कर दिया जाता है वैसेक्टॉमी में, वास डिफरेंस को। तीसरा है फॉरेंसिक केसेस में, जैसे रेप विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन करना है तो उसमें सीमन एनालिसिस करते हैं। चौथा है पैटर्निटी केसेस में, पेरेंट्स और चाइल्ड डिस्प्यूट में सीमन एनालिसिस करते हैं। और लास्ट है स्पर्म डोनेशन डोनर इवोल्यूशन फॉर IVF। जो IVF सेंटर होते हैं जिसमें जो स्पर्म डोनर होते हैं उनका स्पर्म एग्जामिनेशन होता है। तो ठीक है, सबसे पहला थोड़ा बेसिक एनाटॉमी सीखते हैं इसकी कि स्पर्म फॉर्म कैसे होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो उसका सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म फॉर्म होता है। वहाँ से स्पर्म जो होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो होता है ये यहाँ पे जाता है। यहाँ पे 2 मेन ग्लैंड्स होती है, एक सेमिनल वेसिकल्स और दूसरी ग्लैंड जो होती है प्रोस्टेट। अब ये दोनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज सीमन इज़ कंसर्न, बिकॉज सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो मेन जो सिक्रीशन करता है, एक तो फ्रुक्टोज सिक्रीशन करता है। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, फ्रुक्टोज सिक्रीशन करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन करता है। जो फ्रुक्टोज होता है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो सिक्रीशन करता है सेमिनल वेसिकल्स, वो क्या करता है, वो जो फीमेल जेनिटल पार्ट से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो उस कंडीशन में। सेकेंड है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करता है, एक तो जिंक का सिक्रीशन करता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोस्टेटिक एंजाइम्स जो सीमन को लिक्विफाई करने, यानी सीमन जो होता है जब सीमन बाहर निकलता है यूरेथ्रा से वो काफ़ी थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो उसको 20 मिनट्स लगते हैं लिक्विफिकेशन के लिए, उसको लिक्विफिकेशन टाइम बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सीमन को लिक्विफाई करता है वो प्रोस्टेटिक एंजाइम्स है। इन केस अगर 20 मिनट्स के बाद भी सीमन जो है लिक्विफाई नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी प्रोस्टेटिक एंजाइम्स में सिक्रीशन कम है या वहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ये एनाटॉमिकल इम्पॉर्टेंट सीमन एनालिसिस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, सपोज़ एग्जांपल बताता हूँ। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसका टेस्टिस का वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन उसके सीमन में स्पर्म नहीं आ पा रहे, तो डेफिनेटली अगर टेस्टिस का वॉल्यूम नॉर्मल है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं लेकिन स्पर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे ये आगे की स्टेज में, तो वहाँ पे इन कंडीशन में उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। पहली स्टेप कहाँ पे आता है, उसकी वास डिफरेंस में ब्लॉकेज हो सकता है। सेकंड स्टेप है उसका सेमिनल वेसिकल्स में ब्लॉकेज हो सकता है, और तीसरा है उसका प्रोस्टेट जो है प्रोस्टेटिक ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल ऐसे सिक्रीशन होता है सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट का, और फाइनल सिक्रीशन यूरेथ्रा से बाहर आता है। तो ये एक बेसिक एनाटॉमिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है सेमन एनालिसिस के लिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को दिया जाता है वो एब्स्टिनेंट टाइम है। वो एब्स्टिनेंस पीरियड या टाइम किसको बोलते हैं, ऐसा पीरियड जिसमें पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता है ना मैस्टरबेशन करता है, उसको एब्स्टिनेंस पीरियड बोलते हैं। आइडियली 2 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस पीरियड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है स्पर्म काउंट के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। क्यों होता है, अगर 2 दिन के अंदर पेशेंट ने सेक्सुअल एक्टिविटी की है और वो आपके लैब में आ रहा है स्पर्म काउंट के लिए, तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट कम आएगा। वैसे ही अगर इससे उल्टा अगर 1 वीक तक उसने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की नहीं है, मास्टरबेशन नहीं किया है और फिर वो लैब में एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है तो स्पर्म काउंट हाई आएगा, एबनॉर्मल हाई आएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए आइडियल टाइम जो है वो 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन का एब्स्टिनेंस पीरियड, जो आपको रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ता है कि एब्स्टिनेंस पीरियड कितना है। ठीक है, बाकी की जो बेसिक
बेसिक चीज़ें हैं, जैसे विद इन 1 आवर के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, जिसमें लिक्विफिकेशन टाइम इंक्लूड है। जैसे 30 मिनट 20 मिनट्स का लिक्विफिकेशन टाइम होता है। अगर 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद भी लिक्विफाई नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने जैसे बताया कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको लिक्विफाई करने के लिए सीमेन को। अगर सीमेन लिक्विफाई नहीं हो रहा है 20 मिनट्स के बाद भी, आइडियल टाइम WHO का 20 मिनट का क्राइटेरिया, 20 कुछ लैब में इसको 30 मिनट कंसीडर करते हैं, तो 20 मिनट के बाद भी लिक्विफाई नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोस्टेट सिक्रीशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक बार सीमेन आपके लैब में आ जाए तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे लैब, कुछ लैब परफॉर्म करते हैं, कुछ लैब कुछ रिपोर्ट नहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, तीसरा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है और चौथा बायोकेमिकल। ये 4 तो बेसिक टेस्ट है जो करना ही पड़ते हैं परफॉर्म। इसके अलावा जो हायर सेंटर है वो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और स्पर्म फंक्शन टेस्ट करते हैं। चलिए एक एक से देखते हैं। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, लिक्विफिकेशन का टाइमिंग जो मैंने बताया 20 मिनट्स, वो मेजर करना पड़ता है। विस्कोसिटी है, पीएच है, कलर है, वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर मेजर करने पड़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 4 चीज़ें हैं। एक तो आपको स्पर्म का काउंट बताना पड़ेगा, मोटेलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी वाइबल है नहीं है, और वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़ जाए तो उसको मे बी क्लाइमेडियल इन्फेक्शन, ट्रैकोमोनास, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिससे स्पर्म काउंट कम होता है। अभी जो 2 टेस्ट मैंने स्पेशल मेंशन किए, इम्यूनोलॉजिकल, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ आपको डिटेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे लैब में होता है, बहुत सारे लैब में नहीं परफॉर्म होता है। क्या होता है कि पेशेंट को हमारी बॉडी में स्पर्म के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। इसके इन कंडीशन में हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, MAR और इम्यूनोबीट टेस्ट। MAR मिक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन, मिक्स रिएक्शन करते हैं, और इम्यूनोबीट एक बीट होता है, उसमें कितना इम्यूनोलॉजिकल उससे अटैच होते हैं सेल्स स्पर्म, वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल में आपको इन्फेक्शन डिटेक्ट करना पड़ता है सीमेन में। ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस में आपको फ्रुक्टोज है, जिंक है, एसिड फॉस्फेटेज है, कार्निटीन, ये सब मेजर करना पड़ता है। और ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, स्पर्म फंक्शन टेस्ट, जो सिर्फ IVF सेंटर में परफॉर्म होते हैं। जैसे पोस्ट कॉइटल टेस्ट है, पेशेंट को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉइटल में जस्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हैमस्टर एग पेनिट्रेशन, और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर असिस्ट एनालिसिस ऑफ सीमेन। तो ये सारे बेसिक चीज़ें, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, ये 4 चीज़ें तो परफॉर्म करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट या फिर स्पर्म फंक्शन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब पहले आते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। आपको आपके लैब में अगर सीमेन आ रहा है तो वो दिख रहा है कैसे, वो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसे है उसका। जनरली नॉर्मल इसका कलर ग्रे वाइट होता है और वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको उसमें टर्बिडिटी दिख रही है, यानी सैंपल थोड़ा सा भी धुंधला दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसमें वाइट ब्लड सेल्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा, यानी उसको इन्फेक्शन है। रेड कलर का दिख रहा है तो या तो उसको इन्फेक्शन है, या तो उसको कोई मैलिग्नेंसी यूरेथ्रा की, ब्लैडर की, सेमाइनल वेसिकल्स की, जिसमें स्पर्म के साथ ब्लड आ रहा है। लास्ट है येलो कलर का अगर दिख रहा है तो एक चीज़ है, अगर पेशेंट कंटामिनेशन हो जाता है, पहले तो यूरिन से कंटामिनेशन, और दूसरा जो है एब्सटिनेंस पीरियड अगर 1 वीक से ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म जो सीमन है उसका कलर येलोइश हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि अपीयरेंस कैसे दिखता है। अब आपको वॉल्यूम पे आना है। वॉल्यूम जो है जनरली 1.5 ml से 5 ml तक आइडियल होना चाहिए। इससे नीचे हुआ तो आपकी या तो प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है या सेमाइनल वेसिकल्स में। क्योंकि जो स्पर्म तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, जो एंजाइम्स, प्रोटीन है, वो 2 ग्लैंड सिक्रीट करती है, या तो प्रोस्टेट सिक्रीट करेगा या सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो 1.5 जो इक्वल होता है, अगर आपको रफ एस्टिमेशन दिया तो ये होता है ½ टीस्पून के बराबर। ठीक है, तो इतना आइडियली होना चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा है वॉल्यूम आप कैसे मेजर करोगे, आपको पिपेट कंसीडर करना है, आपको पिपेट 1.5 या 5 ml पे सेट करना है, और उससे आप लिक्विफाई होने के बाद ही आपको चेक करना है कि वो 1.5 है, 2 है, 3 है या 5 है। सेकेंड है पीएच जो है, पीएच जो होती है आइडियली 7 to 8 के बीच में होती है। अगर एसिड ज़्यादा एसिड हो जाए सीमेन या ज़्यादा अल्कलाइन हो जाए तो इन दोनों ही कंडीशन में स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो सेमाइनल वेसिकल्स जो होता है वो बेसिक सिक्रीशन करता है, यानी उससे जो
सीमेन होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, और जो प्रोस्टेट है वो एसिटिक सिक्रीशन करता है, उससे सीमेन जो एसिटिक एसिड हो जाता है, एसिड हो जाता है सॉरी। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर कोई भी एक ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ रहा है, या तो प्रोस्टेट ब्लॉकेज है, सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन ज़्यादा आ रहा है, या सेमाइनल वेसिकल्स ब्लॉकेज है, प्रोस्टेट का सिक्रेशन, इन दोनों कंडीशन में पीएच चेंज हो जाएगा। तो पीएच कैसे मेजर करना है? पीएच मीटर आता है, पीएच पेपर आता है। अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं हो तो आपको यूरिन स्ट्रिप में एक पीएच इंडिकेटर होता है, आपको वो डिप करना है और उसमें आपको चेक करना है 30 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिक्विफिकेशन टाइम। मैंने बताया कि आइडियली सीमेन जो होता है वो थिक होता है, विस्कस होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 20 मिनट्स जो होते हैं आइडियल, उसको 20 मिनट्स के बाद आपको चेक करना है। 20 मिनट्स में जनरली सारे सीमेन सैंपल्स होते हैं लिक्विफाई हो जाते हैं, लेकिन अगर 20 मिनट्स के ऊपर वो टाइम जा रहा है तो डेफिनेटली आपके प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, या तो फिर वो ब्लॉकेज है या उसका सिक्रीशन कम हो रहा है। इन कंडीशंस में प्रोस्टेटिक एंजाइम्स जो होते हैं, प्रोस्टेटिक एंजाइम्स या उसकी बायोकेमिस्ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन ब्लॉकेज है या उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज लेवल। अब मैंने एक कंडीशन बताई, यानी कि स्पर्म जो है टोटली एब्सेंट है सीमेन से, आपका सीमेन तो आ रहा है लेकिन स्पर्म नहीं है। इन कंडीशन में मैंने बताया कि या तो वास डिफरेंस में ब्लॉकेज है, सेमाइनल वेसिकल्स में ब्लॉकेज है। तो इन कंडीशन में क्या करना है आपको? अपने को पता है कि जो फ्रुक्टोज है वो सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करता है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इन केस अगर ब्लॉकेज सेमाइनल वेसिकल्स में है तो उसका फ्रुक्टोज लेवल भी कम आएगा, क्योंकि स्पर्म नहीं है। अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है, फ्रुक्टोज लेवल भी कम हो रहा है, तो डेफिनेटली सेमाइनल वेसिकल्स में ब्लॉकेज है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये जो है WHO गाइडलाइन है कि कितना होना चाहिए। अब वॉल्यूम जो है 2 ml के ऊपर होना चाहिए, pH 7 to 8 है। स्पर्म कंसंट्रेशन देखिए, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म टोटल स्पर्म काउंट देखिए, आइडियली हम लोग 2 ml को कंसिडर कर रहे हैं कि 2 ml होना चाहिए। 1 ml में 20 मिलियन होते हैं, स्पर्म कंसंट्रेशन होना चाहिए। टोटल हमारा 2 ml है तो 2 ml में 40 मिलियन होना चाहिए। टोटल काउंट जो है 40 मिलियन होना चाहिए, ये टोटल, ये 2 ml की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम सिर्फ एक पर ml सिंगल ml की बात करेंगे तो उसमें 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, ये 30% जो है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होना चाहिए। वाइटलिटी, जो स्पर्म लिविंग स्पर्म है वो 70% से ऊपर होना चाहिए, 75% से। WBC 1 मिलियन पर ml से कम होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट WHO का क्राइटेरिया है वो मोटेलिटी का है। WHO ने उसको 2 क्लासेस में किया है, क्लास ए एंड क्लास बी। तो देखिए, क्लास ए में है जो रैपिड प्रोग्रेसिव है, जो एकदम फास्ट मूविंग होते हैं, उसको रैपिड प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव आते हैं, वो 50% होना चाहिए, और उसके बाद 2 ग्रेड आता है, इमोटाइल और डेड स्पर्म, ये आते हैं। तो जनरली आइडियली जो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म है वो ही स्पर्म पेनिट्रेशन कर सकते एग में, इसलिए 25% आइडियली होना ही चाहिए किसी भी रिपोर्ट में रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म। और जो टोटल मोटिलिटी है वो 50% के ऊपर होना चाहिए, यानी आप 2 क्लास ए और क्लास बी को कंसिडर कर रहे हो तो 50% के ऊपर होना चाहिए। अब जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो 2 है, जैसे मार टेस्ट है, मिक्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, और दूसरा इम्यूनोबीट टेस्ट, तो उसमें जो पार्टिकल्स है उसमें 50% के अंदर ही स्पर्म अटैच होना चाहिए। अगर 50% के ऊपर बीट से अटैच होते हैं तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है यही है मैक्रोस्कोपिक में। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको। क्लास ए, क्लास बी में मॉर्फोलॉजी 30%, वाइटलिटी वाइबिलिटी मोर देन 75%, WBC 1 मिलियन से नीचे। अभी चलिए, अगर आपकी लैब में स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या है कि उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। कोई भी सीमेन एग्जामिनेशन को न्यूबार्स चैम्बर में, या फिर एक बहुत मॉडिफाइड आता है स्पर्मोमीटर आता है, स्पर्मोमीटर में आपको चेक करना है, या फिर आप मॉडिफाइड न्यूबार्स चैम्बर में भी उसको चेक कर सकते हो।
सबसे पहला 1:20 रेशो जो होता है डाइल्यूशन का होता है, यानी 1 ml आपको सीमन लेना है तो 20 टाइम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेलिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है, ये आपको प्रिपेयर करना है और 1:20 डाइल्यूशन में आपको ये करना है। उसके बाद न्यू बार्स में आपको चार्ज करना है और आपको 4 लार्ज कॉर्नर आपको फोकस करने हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो है ये न्यू बार्स है, इसका ये जो सेंटर पार्ट है आपको इसी को फोकस करना है, इसको हाई पावर पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 × 5 यानी यहाँ पे 25 बॉक्सेस लार्ज होते हैं और हर बॉक्सेस में ये जो सपोज़ इसको कंसिडर किया तो इसके अंदर 16 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। एक पूरे बीच वाले सेंटर में 25 बॉक्सेस होते हैं और हर लार्ज बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो आपको कोई भी रैंडमली 4 लार्ज बॉक्सेस कैलकुलेट करने हैं, आपको बायस नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आइडियली ये जो सबसे पेरीफेरी के 4 कॉर्नर है इसलिए आपको यही काउंट करने हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो कॉर्नर है 4 पेरीफेरी के, इसलिए यही आपको काउंट करने हैं ताकि आपको काउंटिंग एरर्स ना हो, आप एक ही काउंटर को डबल रिपीट ना करें, ठीक है। और देखिए अब इसको हाई पावर पे लिया मैंने, तो हाई पावर पे कोई भी बड़ा स्क्वायर है ना, इसमें 3 लाइंस होती है। देखिए एक ये सिंगल, ये सेकंड और ये थर्ड, कोई भी इसमें 3 लाइन होती है। तो जो स्पर्म इन लाइंस में जिसकी टेल आ रही है उसको कंसिडर नहीं करना है, बाकी इसका जिसमें हेड आ रहा है उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। ये एक लार्ज स्क्वायर है और इसके अंदर 16 छोटे स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। तो ये छोटे स्क्वायर है, इसमें ऐसे आपको 4 बॉक्सेस कैलकुलेट करने हैं। देखिए ये फाइनली काउंटिंग है, ये एक पूरा लार्ज स्क्वायर है, इसमें जितने भी स्पर्म है आपको काउंट करने हैं और इसको मैनुअल सीबीसी काउंटर आता है, आपको न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी काउंटर आता है, न्यूट्रोफिल लियोसिनोफिल वगैरह जो डिफरेंशियल करने के लिए काउंटर आता है, या तो आपको उससे काउंट करना है या आपको सिंपली काउंट कर लीजिए नंबर्स में, और एक फार्मूला आता है आपको उसमें पुट करना है। अगर आप 4 काउंट कर रहे हैं लार्ज स्क्वायर और डाइल्यूशन कर रहे हैं उसका, तो ये फार्मूला कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्या है? स्पर्म काउंट जितने आ रहे हैं आपको 4 बॉक्सेस में, डाइल्यूशन का करेक्शन फैक्टर है, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट और वॉल्यूम कितना है। तो देखिए ये जो है डाइल्यूशन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, ये कांस्टेंट है 20, ये हर इसमें 20 रहता है। 4 और 0.1 ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, स्पर्म काउंट कितने हो रहे हैं वो चेंज होंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने। तो फाइनल आपको, अगर आपको ऊपर का कुछ भी याद नहीं रखना है तो आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि कितने स्पर्म है उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल 500 काउंट आ रहा है आपका 4 बड़े बॉक्सेस में, तो उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपको इतना वैल्यू पर ml आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कांस्टेंट रखना है अगर आप न्यूबार से चैम्बर कर रहे हो, और हमेशा 4 कॉर्नर वाले लार्ज स्क्वायर काउंट करने, जितने स्पर्म आ रहे हैं 4 लार्ज काउंट में उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करना है और पर ml में आपको वैल्यू दे देनी है, बस इतना सिंपल है। अब ये देखिए जो रिपोर्ट्स है आपको इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको यूज़ करनी पड़ती है, जैसे नॉर्मोजोस्पर्मिया यानी हर चीज़ नॉर्मल है, सीमेन टोटली नॉर्मल है। ओलिगो यानी जो होता है, ओलिगो का मीनिंग होता है कम, और ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसको भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ग्रेड में डिसाइड किया गया है। माइल्ड जो होता है 20 से नीचे, मॉडरेट 5 to 20 और सीवियर यानी 5 मिलियन पर ml के नीचे। फिर नेक्स्ट होता है अजूस्पर्मिया होता है, जो होता है स्पर्म जो होता है वो टोटली एब्सेंस होता है, ये हमेशा ब्लॉकेज वाली कंडीशन में मिलता है, ठीक है। या तो वॉस डिफरेंस में ब्लॉकेज है, ठीक है, या तो वॉस डिफरेंस में ब्लॉकेज है, या तो वॉस डिफरेंस में ब्लॉकेज है, या तो फिर सेमिनल वेसिकल्स में, या फिर प्रोस्टेट में ब्लॉकेज है। अस्थिनोस्पर्मिया जो होता है, अस्थिनोजोस्पर्मिया जो होता है, अस्थिनो यानी वीकनेस होता है, और अस्थिनोजोस्पर्मिया यानी आपकी मोटेलिटी 50% से कम है। अगर किसी लैब में मोटेलिटी आपकी 50% से कम आ रही है तो आपको वाइबिलिटी टेस्ट करना ही करना है। वाइबिलिटी टेस्ट आपको यूसिन डाल के करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोजोस्पर्मिया यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है एबनॉर्मल होती है, या तो किसी स्पर्म का हेड एबनॉर्मल हो जाएगा, टेल एबनॉर्मल हो जाएंगे, उसको होता है टेरेटोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट है
नेक्रोजोस्पर्मिया, नॉन मोटाइल और नॉन वाइबल है, सारे के सारे स्पर्म डेथ हो गए हैं, उसकी मोटिलिटी बिल्कुल जीरो है, उसको बोलते हैं नेक्रोजोस्पर्मिया, ठीक है। और एक जब अगर WBC अगर बढ़ते तो ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया एक सिंपल टर्म है जो आपको मेंशन करना है आपकी रिपोर्ट में। तो ये सारी रिपोर्ट से आपको मेंशन करनी पड़ती है, सारे टर्म्स है, जैसे कि ओलिगोजोस्पर्मिया, आजोस्पर्मिया, स्टिनोजोस्पर्मिया, टेरेटोजोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया और ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, ये सारी रिपोर्ट्स है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट करने से पहले। अब नेक्स्ट है, आपने काउंट कर लिया, अब नेक्स्ट है आपको मोटिलिटी काउंट करनी है। मोटिलिटी के लिए क्या है, देखिए आपके मेथड क्या है मोटिलिटी के लिए। तो आइडियल मेथड क्या है, आपको एक ड्रॉप लेना है सीमेंट का और उसको ग्लास स्लाइड पे डालना है कवर स्लिप में, और उसको पेट्रोलियम जेली जो होता है उसको पेट्रोलियम जेली से सील करना है उसको। जैसे ग्लास स्लाइड है उसको उसके चारों तरफ से आपको पेट्रोलियम जेली लगानी है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेट में स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है। और मोटिलिटी के लिए आपको 200 स्पर्म काउंट करने हैं। और एक बात याद रखिए कि मोर देन 25% रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म आने ही चाहिए आपकी नॉर्मल रिपोर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 200 स्पर्म काउंट कर रहे हो तो आपके 50% मतलब 25% के ऊपर जो है रैपिड प्रोग्रेसिव आना चाहिए, और टोटल मोटिलिटी 50% के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो मोटिलिटी को 4 ग्रेड में डिवाइड किया है हम लोगों ने, जैसे रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और मोटाइल। रैपिड प्रोग्रेसिव कौन कौन से स्पर्म होते हैं, जो सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते, बहुत फास्ट मूव करते हैं, और या तो वो राइट जा रहे तो वो राइट ही जाएंगे, वो लेफ्ट जा रहे तो वो लेफ्ट ही जाएंगे। वो कर्वीलिनियर यानी कर्व नहीं होते, वो मुड़ते नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, उसको रैपिड प्रोग्रेसिव बोलते हैं। स्लोली प्रोग्रेसिव, या तो ये लीनियर जा सकते हैं या स्लो लीनियर, एक डायरेक्शन में आएंगे लेकिन बहुत स्लो जाएंगे, या तो कर्व होंगे, या तो वो मुड़ के वापस दूसरी डायरेक्शन में घूम के आएंगे, उसको बोलते हैं स्लोली प्रोग्रेसिव। तीसरा टर्म होता है नॉन प्रोग्रेसिव, यानी स्पर्म वहीं पे रुका हुआ है लेकिन उसकी सिर्फ टेल जो पूंछ हो रही है वो इधर से उधर घूम रही है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव। और सबसे लास्ट में होता है इमोटाइल, यानी वो बिल्कुल मरा हुआ स्पर्म है, वो बिल्कुल घूम नहीं रहा। तो WHO क्राइटेरिया के हिसाब से 25% जो है रैपिड प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और टोटल मोटिलिटी 50% होना चाहिए। और जो ग्रेड 3 नॉन प्रोग्रेसिव और ग्रेड 4 है इमोटाइल, इनको हम नॉर्मल मोटिलिटी में काउंट नहीं करते हैं, इसको जीरो ही कंसिडर करते हैं। कंसिडर किसको करते हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव। तो इन दोनों का परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए, जिसमें रैपिड प्रोग्रेसिव मोर देन 25% होना चाहिए। और एक WHO की गाइडलाइन है कि अगर 50% से नीचे आपका काउंट मोटिलिटी आ रही है तो आपको देखना है कि जो बचे हुए 50% है वो मरे हुए तो नहीं है, वो जिंदा है या नहीं है। उसके लिए आपको वाइबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है, उसमें आपको सीमन में एक ड्रॉप ईओसिन डालना है। देखिए इसका जनरल कंसेप्ट क्या है कि जो जिंदे स्पर्म है, लिविंग स्पर्म है, वो ईओसिन नहीं लेंगे क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो नॉर्मल इनटेक रहती है। लेकिन इसमें ये देखिए 2 सेल से इनके हेड में ईओसिन चला गया, क्यों, क्योंकि ये डेड स्पर्म है, ये बिल्कुल मोटाइल नहीं है, डेड है, ये मर चुके हैं, और इनकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण ईओसिन मेम्ब्रेन के अंदर चले गया, इसलिए वो रेड दिख रहे हैं। तो इसमें वाइबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अब तीसरा है कि आपको मॉर्फोलॉजी पे कमेंट्स करना है, मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल स्पर्म है जिसमें हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल होती है। अब ये कुछ एबनॉर्मल स्पर्म देखिए, जैसे डबल हेड है, 2 सिर होते हैं उसके, जाइंट हेड है, बहुत बड़ा सिर होता है, एमॉर्फस हेड है यानी बिल्कुल उसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है, पिन हेड यानी बहुत छोटा हेड होगा, टैपर्ड हेड यानी पतला हेड हो जाएगा, फिर डबल टेल यानी टेल डबल हो जाएंगी, कॉइल्ड हो जाएगा, या फिर स्पर्मेटिक यानी ऊपर का ही पोर्शन दिखेगा। अब ये देखिए एग्जांपल में इसमें डबल हेड दिख रहा है, इसमें जॉइंट है, ये एक आपको नॉर्मल दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको हेड दिख रहा है, मिडिल पार्ट दिख रहा है और टेल दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी मॉर्फोलॉजी ये करनी है, मोर देन 30% आपकी मतलब मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के कौन कौन से कॉजेज़ है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो उसमें भी उसके स्पर्म मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है, वेरिकोसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरिकोसिल एक डिसीज़ होती है जिसमें टेस्टिस के जो पैम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस है, जो वेसल्स है, वो डायलेटेड हो जाती है, इसमें स्पर्म मोटिलिटी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। मॉर्फोलॉजी, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट एक रिपोर्ट है इस टाइप से, इसका हम लोग सीमन एनालिसिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीमन एनालिसिस का रिसीविंग टाइम कौन सा है, एनालाइजिंग टाइम कौन सा है। अब जो मेन है आपका टोटल वॉल्यूम करना है,
है, आपको पीएच मेजर करना है, कलर देना है, ये हो गया सारा फिजिकल एग्जामिनेशन, लिक्विफिकेशन। अब जो माइक्रोस्कोपिक में आपको स्पर्म काउंट देना है, मोटिलिटी देना है और मॉर्फोलॉजी देना है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। इतनी सारी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल, अगर आप कोई आपका फिजिशियन ये करता है तो आपको बायोकेमिकल एनालाइजिंग भी करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अभी ये जो 2 टेस्ट है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, ये बेसिक है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। क्या होता है कि कुछ कंडीशन में हमारी बॉडी में स्पर्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती है, आईजीजी या आईजीए एंटीबॉडीज़। तो आइडियली हमको आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज़ करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेटेक्स पार्टिकल होता है जिसमें ऑलरेडी आईजीजी कोटिंग रहती है पार्टिकल के अंदर, और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालते हैं। अभी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, ये 2 एंटीबॉडीज़ को ज्वाइन कर देता है, फिर उसमें हम सीमेन मिलाते हैं। तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, तो सीमेन में एंटीबॉडीज़ होंगी या नहीं होंगी। अब पहली कंडीशन देखिए, इफ़ द एंटीबॉडीज़ इज प्रेजेंट इन द सीरम, तो क्या होगा कि सीरम में जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होंगी वो लेटेक्स पार्टिकल की आईजीजी कोटेड एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। ये बाइंडिंग हो जाएंगी आईजीजी ऑफ लेटेक्स पार्टिकल विथ आईजीजी ऑफ सीमेन, और ये बाइंडिंग कौन करेगा, ये करेगा एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है। अगर बाइंडिंग हो गई तो अटैचमेंट ऑफ लेटेक्स पार्टिकल विथ स्पर्म, तो हमको स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक में वो लेटेक्स पार्टिकल से बाइंड होते हुए दिखेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो होता है 2 एंटीबॉडीज़ को बाइंड करता है। अगर सीमन में एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो लेटेक्स पार्टिकल की एंटीबॉडीज से जॉइन हो जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, और वो हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप में, उसमें अटैच होंगे स्पर्म। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ द एंटीबॉडीज इज़ नॉट प्रेजेंट, एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन क्या रहेगा, वो खुद बाइंड हो जाएगा लेटेक्स पार्टिकल से, क्योंकि सीमेन में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो हमको क्लम दिखेगा। अगर क्लम दिख रहा है वहाँ पे क्लम, छोटा सा गुच्छा दिखेगा, क्लम दिखेगा। क्लम दिखा तो डेफिनेटली उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारा होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, और इम्यूनोबीड रिएक्शन सेम होता है। अब नेक्स्ट है बायोकेमिकल एनालाइजिंग। इसमें ये बस आप नाम याद रख लीजिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मार्कर किस किस चीज़ के होते हैं। इसमें कुछ मार्कर प्रोस्टेट के हैं और कुछ मार्कर सेमिनल वेसिकल्स के। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फ्रुक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सेमिनल वेसिकल से आता है। अगर सीमेन में स्पर्म एब्सेंट है तो हम फ्रुक्टोज एस्टिमेशन करते हैं। अगर फ्रुक्टोज लेवल लोअर आ रहा है और स्पर्म काउंट भी लोअर आ रहा है तो डेफिनेटली सेमिनल वेसिकल्स में ब्लॉकेज है। प्रोस्टेट के 3 मार्कर है, जिंक है, एसिड फॉस्फेटेस है और सिट्रिक एसिड है। ये प्रोस्टेट के मार्कर है। एसिड फॉस्फेटेस और सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विफाइंग में लिक्विफिकेशन टाइम नॉर्मल करते हैं। और जो इपिडिडाइमिस मार्कर है वो कार्निटीन और अल्फा ग्लूकोसाइडेज है। ये सारी चीज़ें हैं बायोकेमिकल एनालाइजिंग की, इतनी सारी चीज़ें ये करनी पड़ती है, ठीक है। अब सेमिनल फ्लूइड में जो फ्रुक्टोज है उसकी प्रोसीजर में थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें रिसोर्सिनॉल डिज़ोल्व करना पड़ता है 33 ml कॉन्सेंट्रेट HCl में, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है डिस्टिल वाटर से 100 ml में। फिर 1 ml सीमेन आपको 9 ml रिएजेंट में लेना पड़ता है, उसको बॉईल करना पड़ता है और उसके कलर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर फ्रुक्टोज पॉजिटिव होगा तो ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा टेस्ट है ये, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ये जस्ट सिंपल एग्जामिनेशन के लिए गार्डिनेला वजाइनलिस हो सकता है, क्लामिडिया हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, और यूरिया प्लाज्मा यूरियलिटिकम सकती चीज़ें, या कुछ गोनोकॉकल इन्फेक्शन वगैरह जो बैक्टीरियल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।